Assalamu alaikum class. This is our online third lecture of applied physics for engineers. And in today's lecture, we are starting with the we are starting new chapter. Students, I'll ask you people for the numerical problems relevant to last two lectures. Means I haven't solved any question yet, but I expect from you people to solve the numerical problems from book. There are solved sample problems as well in the book of Halliday Resnick chapter. I think that is chapter 28. That was chapter 28. And please solve the relevant numericals of topics which I uh, teach you people, and also the relevant solved problems as well. Okay, in today's lecture we are going to start the new chapter, current in resistance. In this chapter we will learn about current, what is current, and then we will learn about let me show you people the CDF, which is this one. In today's lecture we will cover all these topics. Okay, what is current, what is current density, what is derived velocity, and what is Ohm's law, and what are ohmic materials and induced EMF, and relevant problem of these topics. Okay, so this is your chapter 29, and today we will discuss these topics. Okay, now let's move again towards the topic, what is current, what is electrical current. Okay, आप सबको पता है कि करंट क्या है, ठीक है. वो बेसिक डेफिनेशन जो आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, आप कहेंगे आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, या बहुत सारे कह देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. बट व्हाट एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़, ठीक है, चार्ज है, इसको हम कहते हैं कि चार्जेस, कहीं पे भी चार्जेस पड़े हैं, अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है, नो करंट इज़ देयर, ऑल दो दे कैन प्रोड्यूस, ठीक है, बट राइट नाउ एज दे आर इन स्टैटिक कंडीशन देयर इज़ नो करंट. अगर आप अगर वो चार्जेस मूव कर जाएं, ठीक है, वो सारे चार्जेस जो आपके स्टैटिक कंडीशन में थे वो सारे मूव कर जाएं, तो करंट फ्लो हो जाएगा. फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट. बट वाई every time we write the time rate of flow of charge, why this is current? इसलिए कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, that is current. That's why we always say time rate of, ठीक है, the time rate of flow of charge, के चार्ज जो हैं वो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है. और चूँकि फ़्लो लिखा है, डेफिनेटली चार्ज मूव कर गया है, जैसे चार्ज मूव करेगा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो किस में डेफिनेटली किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा. सो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड करंट. ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है करंट की. अगर कोई आपसे पूछता है कि नहीं मतलब कि उसको सादा लफ्ज़ों में बताएं, तो आप सिंपल ये कहें कि चार्ज की वजह से करंट होता है. चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो मूव जब तक नहीं करेगा तब तक कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है. तो जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. कितने टाइम में कितने चार्जेस ने मूव नहीं किया, दैट इज़ करंट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं इफ़ अ चार्ज डी क्यू, कोई भी थोड़ा सा चार्ज लिया, फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डी टी. क्या कहते हैं कि डी क्यू चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से गुजरता है डी टी टाइम में, तो करंट आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, थोड़ा सा करंट, ठीक है. थोड़े से चार्ज थोड़े से टाइम में फ़्लो करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा करंट आ जाएगा. और आपको पता है कि करंट का यूनिट हमेशा से क्या है, एम्पियर. दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट विच इज़ एम्पियर. ओके, एम्पियर क्या है, इस करंट का यूनिट है. तो हम करंट के 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड.
दैट इज़ क्योंकि हम SI यूनिट्स हमारे कौन से थे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, विच आर केप्ट कांस्टेंट थ्रू द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम पर सेकंड चीज़ लेके बताएंगे, 1 सेकंड, 1 कूलम, 1 एम्पियर। ठीक है, मोर देन इसको लेना है तो आप ले, लेकिन स्टैंडर्ड डिफाइंड जो है वो हमारे 1 सेकंड, 1 एम्पियर, 1 चार्ज, 1 कूलम इस तरह ही होते हैं। So what is ampere? When 1 coulomb charge flows through a cross section in 1 second, then the current flown is 1 ampere. ओके जब चार्ज गुजरा कितने टाइम में तो वो उतना करंट होगा। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरता है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। ठीक है, व्हेन अ स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू आइडियलाइज्ड कंडक्टिंग वायर, द इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शंस। ओके इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी कंडक्टर है, अगर उसकी सरफेस स्मूथ है, अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, हर पोर्शन पे, हर पॉइंट पे आपकी रेजिस्टेंस सेम है। ऐसे नहीं कि कंडक्टर के एक चीज़ में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, एक में कम है, एक में है ही नहीं। ठीक है, उसमें क्या करंट कम ज़्यादा होगा अगर आप उसको आइडियलाइज नहीं रखते। तो अगर इसमें क्या है, हम एक स्टेडी करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है या जो कंडक्टर है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शंस क्या है, उसको सेम होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, व्हेन स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू आइडियलाइज्ड कंडक्टिंग वायर, द इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द क्रॉस सेक्शंस इवन दो द क्रॉस सेक्शन एरिया में बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आप ये देखें, ये सारा सिर्फ करंट को एक्सप्लेन किया है कि करंट किस जगह से कैसे फ्लो करता है, कितना फ्लो करता है, एंड दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स यू पीपल कैन लर्न बाय योर सेल्फ if you people want. Otherwise, current definition, how current flows, what is unit of current, and the concept of current is okay. You don't need to exploit further things. Okay, now let's move towards, अगर आपको फिर भी ये पढ़ना हो तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, करंट डेंसिटी। क्लास अगर आपको याद हो तो हम पहले भी बहुत बार डेंसिटी पढ़ चुके हैं, सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और बहुत सारी चीज़ों की, मैस डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ों की डेंसिटीज़ होती हैं। ठीक है, आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ योर क्लास के आप इतने स्टूडेंट्स क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो कोई और डेंसिटी, अगर उसी क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स आ जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो करंट की डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, कि हम ये कहते हैं ना कोई चीज़ कितनी जगह में आ गई, वो उसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो क्या है करंट की डेंसिटी, क्या है, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, कितनी जगह में कितना करंट फ्लो करता है इज करंट डेंसिटी। सो द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। क्या है कि कितनी डेंसिटी, ठीक है, कि कितने एरिया से, कितनी जगह से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है इज योर करंट डेंसिटी। ओके, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। देखिए I इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, फॉर्मूला यह है करंट पर यूनिट एरिया, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट डेफिनेटली मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एरिया है, 2 डायमेंशंस होते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा AM-2 एरिया पर मीटर स्क्वायर। नाउ द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ करंट। ओके, करंट है, करंट की डेंसिटी की फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट, दस के ओके एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, J इज इक्वल टू I/A। जे करंट डेंसिटी को हम J से शो कराते हैं। ठीक है, तो J इज इक्वल टू I/A, इससे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, J इज इक्वल टू I/A, दैट इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। उसी इक्वेशन से आप ये इक्वेशन निकाल रहे हैं I इज इक्वल टू JA, हम उसको A को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, करंट की वैल्यू बता देता है I इज इक्वल टू J.A, एंड दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया A। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, करंट आपको पता है करंट तो Q/T होता है, यहाँ पे I इज इक्वल टू JA क्या है, ये डेंसिटी की फॉर्म में करंट का एक्सप्रेशन है।
ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको करंट डेंसिटी को मज़ीद डिस्कस करें, आप ये सारा देख सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, ओ सॉरी लेट मी, ये ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक कंडक्टर लिया है, ये कोई भी चीज़ जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है वो लिया है, और उसमें उसको बताया है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, और क्यू क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और वी डी देखें, एरो भी दिखाया और वी डी भी दिखाया है, और एक डिस्टेंस डेल्टा एक्स दिखाया जिसमें उन मूवमेंट को दिखाया गया इलेक्ट्रॉन्स की, चार्जेस की। इसमें क्या है, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, तो चूंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई इज इक्वल टू जे, ये अभी जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, ये हमने पूरे उसका जो भी कंडक्टर लिया उसका लिया करंट। लेकिन अगर आप छोटे से एरिया से थोड़ा सा उसका करंट देखते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए, ठीक है, थोड़े एरिया में से, तो उसको इंटीग्रेट करके हम पूरे कंडक्टर का करंट देख लेंगे। अब चूंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखना ही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से करंट फ्लो हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, उसको कहते हैं। लेकिन किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं ये अब हम देखते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। अगर आप ये देखें, ये पूरी ये कंडक्टर है और उसकी लेंथ क्या है एल, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, दैट इज़ ए, इन विच द करंट इज़ फ्लोइंग, और इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन की फॉर्म में है। अगर स्टैटिक हो तो करंट नहीं फ्लो करेगा, मोशन की फॉर्म में है तो मीन्स अगर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो देयर मस्ट बी करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, ठीक है। तो उसमें क्या है, करंट का फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर से ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब क्या है कि एक डायरेक्शन वो होती है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दी होती है, सप्लाई की होती है कंडक्टर को, ठीक है। और दूसरी क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज़ दिस वन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड है ये नेगेटिव साइड है, तो हमारी फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की मोशंस वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और वो किस स्पीड से मूव करेंगे, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो और वो फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस क्यू ई, माइनस क्यू तो इलेक्ट्रॉन है चूँकि हमारे पास, तो माइनस ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। बट दिस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस, ओके, द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो ये है। बट दिस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आपको पता है कहीं पे भी फोर्स होती है तो एफ इज इक्वल टू एम में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे because the conduction electrons keeps on colliding with the lattice ions of conductors। होता क्या है कि जब एक कंडक्टर मूव करता है वो दूसरे कंडक्टर को टच करता है, उसको धक्का देता है, दूसरा तीसरे को देता है, इस तरह आपस में ये सारे मूव करते हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का देते हैं तो वो क्या है, उस कंडक्टर के लैटिस के साथ भी टच कर रहे होते हैं, उसकी वॉल्स के साथ, जो कंडक्टर होता है उसके साथ भी हीट भी डिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है, एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो जिस स्पीड से उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं दैट इज़ ड्रिफ्ट स्पीड। एंड दिस वो क्या है, सपोज़ 5 मीटर पर सेकंड की है उन सब इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो 5 मीटर पर सेकंड रहेगी, एक कांस्टेंट वो कर लेते हैं, ठीक है। जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं कंडक्टर के साथ तो इंस्टेड ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड वी डी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ई, मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। ये क्या दिखाया सिर्फ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पे है तो आपके इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहे हैं। ये कंडक्टर लिया है, उसमें ये चार्जेस दिखाए हैं और ये उनकी स्पीड दिखाई है, ठीक है। ये क्या है, ये वो डिस्टेंस है। अगर आपको याद हो, दिस इज एस इज इक्वल टू वी टी इक्वेशन, डिस्टेंस डेल्टा एक्स,
तो वी एस इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी डी उसकी स्पीड, डेल्टा टी टाइम, जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सही है। नाउ लेट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैपिटल ए इंटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। आपको पता है एरिया इंटू लेंथ हमेशा वॉल्यूम होता है, और हमारे पास कंडक्टर है तो उसका एरिया नहीं बल्कि वॉल्यूम होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एन ए एल, वॉल्यूम को हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करा दिया है, तो क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये पर यूनिट इलेक्ट्रॉन था, एक था, दो थे, और ये हमने टोटल वॉल्यूम देख लिया है। तो इससे क्या है एन को जब ए एल से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में, मीन्स के पूरे कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे वो हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किया हमारे पास ई, अगर हम इस एन ए एल इन इलेक्ट्रॉन्स को इससे मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा चार्ज भी आ जाएगा कि टोटल चार्ज उस कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा है। सो एन ए एल ई इज इक्वल टू Q, total charge flowing in the conductor. Now, if the charge Q passes through conductor in time t, then T is equal to L over Vd. अगर आपको वो याद हो S इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला के डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये क्या है उसने डिस्टेंस कितनी पूरे कंडक्टर की लेंथ ले ली है कि उसमें से चार्ज फ्लो किए हैं, डिवाइडेड बाय किस स्पीड से चार्ज मूव किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो वी डी, तो T इज इक्वल टू L ओवर वी डी। आपको याद आगे ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, S इज इक्वल टू वी टी एंड T इज इक्वल टू S ओवर V। सो S इधर यहाँ पे क्या है L, पूरे कंडक्टर की लेंथ में से फ्लो कर रहे हैं और इसकी स्पीड से मूव कर रहे हैं VD, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q ओवर T, और Q हमने अभी अभी ऊपर फाइंड किया है कि पहले हमने N लिखा था पर यूनिट था, AL था उसका वॉल्यूम, उससे मल्टीप्लाई किया तो पूरे कंडक्टर का आ गया, E था उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, तो पूरे कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये है Q ओवर T, अभी हमने ड्राइव किया है T इज इक्वल टू L ओवर VD। सही है ये, ओके। अब हमने क्या किया है, दिस N इज़ हेयर, दिस A इज़ हेयर, E इज़ हेयर एंड ये VD नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और L से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये करंट की वैल्यू आई है और हम जब क्या करंट डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। सो J इज इक्वल टू I ओवर A, I की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की ओवर A से कैंसिल, सो J इज इक्वल टू N E इंटू VD, दिस इज करंट डेंसिटी। नाउ द डायरेक्शन ऑफ J इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये भी हमने देखा था कि आपकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट होती है, इसलिए आपका जो J है वो भी ऑपोजिट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो J इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि J इज इक्वल टू माइनस NEVD, नेगेटिव में भी चला गया कि जो मीन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, बहुत छोटी होती है, किस ऑर्डर की होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि ड्रिफ्ट स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड हो जाती है जब ये लेटेस्ट से आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जबकि रैंडम मोशन में ये क्या होती है, रैंडम मोशन में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ अ टिपिकल वैल्यू ऑफ 10⁻⁻6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, इन मेटल्स। इस टाइम पे क्या है, ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, तो आपको पता चल गया होगा जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो डेंसिटी भी हमारे पास कम है, ठीक है। दिस इज सेंटीमीटर के ऑर्डर में है, जबकि नॉर्मल जो स्पीड होती है रैंडम इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वो 10⁻+6 होता है, ठीक है, 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। Okay students, this is resistance and okay, after that we will learn about Ohm's law. So होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है हम उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस टर्मिनल्स, हम उसको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उसमें से जब हम बैटरी लगा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, एक हाई टर्मिनल एक नेगेटिव माइनस टर्मिनल लो टर्मिनल, तो उसमें क्या होता है, हाई टू लो करंट फ्लो करते हैं, चार्जेस मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब चार्ज मूव करता है तो उसको जो हर्डल्स आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो रेजिस्टेंस होती है उस कंडक्टर की,
सही है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर या अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर्स, उसके जिस कंडक्टर में से आपने करंट फ्लो कराया है, जिसकी आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, उसको आप वी पोटेंशियल डिफरेंस दें या पावर दें या वोल्टेज दें, कुछ भी कह लें इसको, तो उसमें से करंट आई फ्लो करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको भी पता होगा, ओम्स लॉ आपने पहले भी पढ़ा है, अगर हम इस रेजिस्टेंस से पहले ओम्स लॉ पढ़ लेते तो V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू वी ओवर आई, हम वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसमें इन नोट्स में भी है ओम्स लॉ, लेकिन मैं आपको वैसे ही पहले ओम्स लॉ को डिफाइन कर देती हूँ। व्हाट इज़ ओम्स लॉ, ओम्स ने स्टेटमेंट क्या दी थी। ठीक है, द पोटेंशियल, गौर से सुनिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, क्या कहा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, उसको क्या कहते हैं हम, वोल्टेज भी कह सकते हैं। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर्स मीन्स जो कंडक्टर है उसके दोनों जो भी टर्मिनल हैं उनके अक्रॉस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through that conductor. Okay, the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through that conductor. कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस दिया है वो उस कंडक्टर में से फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं 2 वोल्ट, आपका करंट शायद 1-2 एम्पियर फ्लो करता, अगर आपने उसको बढ़ा के 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया है तो करंट शायद आपका 30 एम्पियर हो गया है। ठीक है, तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना आपका करंट बढ़ता जाएगा। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। असल में क्यों, क्योंकि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कर देंगे, एक को बहुत टर्मिनल को हाई कर दें, एक को बहुत लो कर दें, तो हाई टू लो करंट भी फ्लो करना है, चार्ज ने मूव करना है, तो ज़्यादा पोटेंशियल है तो ज़्यादा चार्ज मूव करेंगे, ज़्यादा चार्ज मूव करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, स्लाइड्स में हमारे पास नेक्स्ट ओमिक मटेरियल्स आ गए हैं। तो ओम लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब भी आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम इक्वलिटी लाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पता है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या है, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो V इज इक्वल टू आई आर इज़ द सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। और अगर आप ग्राफ बनाएं वोल्टेज और करंट के दरमियान में, वोल्टेज लेंगे हम एक्स एक्सिस पे, करंट लेंगे हम वाई एक्सिस पे, तो हमारा जो ग्राफ आएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको ये खुद से बनाना है स्टेटमेंट भी और इसको लिखना भी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट ओम्स लॉ। आपको पता है ओहमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नाम से पता चलता है वो तमाम मटेरियल्स जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं, जो ओहम लॉ को फॉलो करते हैं, वो ओहमिक मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑल दोज मटेरियल्स विच ओबेज या विच फॉलो ओहम्स लॉ दे आर कॉल्ड एज ओहमिक मटेरियल्स। ठीक है, मीन्स के वो मटेरियल जिनमें वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ता हो, वो वाले मटेरियल्स हमारे ओहमिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, दिस वॉज all about students chapter 29 and what we learn in this lecture. I taught you people about current, resistance, and what is current density, and what is drift velocity, and what is Ohm's law, and what are ohmic materials. Okay, in the last lecture students, inshallah we will solve numerical problems relevant to this problem as well as from the last lecture. Thank you class. Okay students, one more thing, if you people should, I am asking you, not suggesting, you people should learn the lecture after opening your textbook, which is Halliday Resnick Crane's book. So first check from the book and try to understand these online lectures. Thank you.